नमस्कार एवरीवन। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानने जा रहे हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है वो हम अभी देखने जा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशनशिप कितने टाइप के हैं और रिलेशनशिप कैसे की जाती है, इसका बारे में तो हमने आगे वाले लेक्चर में तो देख लिया। ओके, तो अब हम देखेंगे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। Once the relationship between two tables is created, double-click the line depicting relationship. Relationship dialog box as shown in figure 10.13 will be display. जैसे भी आपको रिलेशनशिप हमने तो दे दी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखने के लिए हमको और जो भी टेबल के रिलेशनशिप है, ओके, और दोनों रिलेशनशिप के दो टेबल के बीच में जो भी लाइन है, लाइन के बीच में हमको राइट क्लिक करनी होगी या तो डबल क्लिक करनी होगी। तो हमको जैसे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, ओके, इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा 10.13 की टाइप का। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि टेबल्स इन्वॉल्व कौन कौन से टेबल है। ओके, दोनों टेबल के नेम हो गए और इसके बाद फील्ड इन्वॉल्व कौन कौन से इसके बारे में भी होगा और अपडेट ऑप्शन होगा और डिलीट ऑप्शन होगा, दोनों के बारे में आपको बताया गया है। ओके, तो देखते हैं हमारे जो बनाया हुआ है, तो इसमें भी आपको रिलेशनशिप में जाना है और जो भी चेंजेस करना है आपको। ओके, और जो रिलेशनशिप है उसमें तो आप डबल क्लिक करेंगे लाइन पे जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो रिलेशंस नाम का जो भी डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा और आपको पता चलेगा यहाँ पे कौन कौन से टेबल में हमने रिलेशनशिप रखे हुए हैं। ओके, तो इस तरह से हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स। Thus a user can enter data of only those countries detail in the state table which have been already entered in the country table। यानी कि यहाँ पे हम वही डेटा एंटर कर सकते हैं स्टेट टेबल में जो कंट्री टेबल में हमने वो डेटा एंटर किया हुआ हो। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने दो टेबल बनाए हुए हैं, कंट्री टेबल है और दूसरा टेबल है स्टेट टेबल। ओके, दोनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कंट्री टेबल और स्टेट टेबल में आप देख सकते हैं कि कंट्री टेबल में मैंने चार स्टेट जो कंट्री डाले हुए हैं, इंडिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इसके मैंने कंट्री कोड दिए हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट नाम का जो टेबल है, इसके अंदर मैंने जो कंट्री है यानी इसके रिलेटेड मैंने स्टेट डाले हुए हैं और इसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे कंट्री भी डाले हैं। यहाँ पे मैं जो स्टेट टेबल में मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड डालना चाहता हूँ और वो 4 नंबर का रिकॉर्ड में डालना चाहता हूँ कंट्री का। ओके, और यहाँ पे मैं कोई भी नेम लिख दूँ। ओके, नेम लिख दिया और मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं न्यू रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ। यहाँ पे नहीं होगा, वायोलेशन की जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायोलेशन का जो मैसेज आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंट्री टेबल में 4 नंबर का जो कंट्री कोड है डाला ही नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं डाल सकता हूँ। ओके, जब भी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड डालूंगा, ओके, यूए का जो भी रिकॉर्ड मैं यहाँ पे डालूंगा, ओके, 4 नंबर का, तो यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ रिकॉर्ड। ओके, वरना वो रिकॉर्ड में एंटर नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से कि जब भी मैंने सब जो फॉरेन की है, फॉरेन की कब हम यूज़ कर सकते, जब हमने प्राइमरी की दी हुई है, वही प्राइमरी की का यूज़ हम फॉरेन की में कर सकते हैं। प्राइमरी की जो डिफाइन नहीं हुए उसका यूज़ हम नहीं कर सकते फॉरेन की में। यानी कि चाइल्ड टेबल में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड होना चाहिए। But what if now user deletes a parent record from the country table? जब भी यूज़र है वो जो पेरेंट टेबल में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करेगा तो क्या होना चाहिए? ओके, क्या होगा? ओके, what about its related record in the other tables? अदर टेबल में जो, यानी कि यहाँ पे जो टेबल्स दिए गए हैं, कंट्री टेबल है, ओके, कंट्री टेबल और स्टेट टेबल है। कंट्री टेबल में यूएस नाम का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट कर दे, तो यहाँ पे स्टेट में जो इसके रिलेटेड रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा उसका। ओके, तो
इसको क्या करेंगे हम, ओके। तो व्हाट शुड बी डन विथ रिकॉर्ड ऑफ द कंट्री टेबल विथ कंट्री आईडी एज वन इन द स्टेट टेबल if the user decide to delete or update this record from the master table, there must not be any entry in the state table without a related record in the country table. This concept is known as referential integrity. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा जो रिकॉर्ड है, ओके, वो मास्टर टेबल में होगा, वो डिलीट करेंगे, तो इसका जो चाइल्ड टेबल का जो रिकॉर्ड होगा तो उसका क्या करेंगे, ओके। तो इसके बारे में देखने के लिए यहाँ पे हमको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी दी गई है, ओके। तो उसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रिंसिपल कैन बी स्टेट एज, और इसका सिद्धांत वही है कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस में फॉरेन की वैल्यू जो है वो वही होनी चाहिए जो प्राइमरी की यानी कि पेरेंट्स टेबल की जो प्राइमरी की वैल्यू हो, ओके। द बेस डिजाइनर शैल चूज एंड सेट one of the four options shown in figure 10.13 depending on the transaction requirement of the company, okay। वो कौन से रिलेशनशिप में कौन से डिपेंडिंग कौन से ट्रांजैक्शन पे डिपेंड रखना है, ओके। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन के डिपेंडिंग होगा कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ओके। तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शंस आपको दिया गया है, डिलीट के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें अपडेट में नो एक्शन है, यानी कि कोई पेरेंट्स में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो चाइल्ड में रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं होगा, ओके। तो इसमें नो एक्शन आता है। अपडेट कास्केडेड, यानी कि मैं जब भी पेरेंट रिकॉर्ड में पेरेंट टेबल में से पेरेंट रिकॉर्ड में डिलीट करता हूँ तो इसके चाइल्ड रिकॉर्ड में वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, ओके। और इसके बाद कोई वैल्यू में सेट करता कोई पेरेंट रिकॉर्ड में मैं कोई रिकॉर्ड है वो डिलीट कर देता हूँ तो इसके रिलेटेड चाइल्ड टेबल में जो भी रिकॉर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया नो एक्शन। दिस ऑप्शन स्टेट दैट अ यूजर शुड नॉट बी अलाउड टू डिलीट और अपडेट एनी रिकॉर्ड इफ इट्स रिलेटेड रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन सम अदर टेबल, यानी कि अदर टेबल में जो रिकॉर्ड कोई होगा, ओके, तो इसको अपडेट करने की भी परमिशन नहीं होगी और डिलीट करने की भी परमिशन नहीं होगी। जो एक्शन है वो सिलेक्ट करते हैं तो, ओके। सिलेक्ट नो एक्शन ऑप्शन एंड देन ट्राई टू डिलीट द रिकॉर्ड containing India's detail, okay। Base will confirm whether you want to delete a record or not and then will display message and show in figure 10.14। इस टाइप का मैसेज आएगा वायलेशन का, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्री टेबल है, कंट्री टेबल में इंडिया नाम का जो यूएस नाम का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यस करूँगा तो इस टाइप का मैसेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो रिलेशनशिप है, ओके। तो रिलेशनशिप में मैं देखता हूँ यहाँ पे कि कोई भी लाइन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए अपडेट डिलीट के, यहाँ पे नो एक्शन है, ओके। तो नो एक्शन है तो तभी हम कोई भी नई अपडेट का कोई काम कर सकते हैं, नई डिलीट का काम कर सकते हैं, ओके। अपडेट कैस्केडेड, ओके, कैस्केड। तो दिस ऑप्शन स्टेट दैट इफ यूजर इज अलाउड टू डिलीट और अपडेट रेफरेंस वैल्यू ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड शुड बी ऑटोमेटिकली डिलीट और अपडेट, ओके। जब ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए रिकॉर्ड है, एक दूसरा रिकॉर्ड हम ले लेते हैं, एक कंट्री रिकॉर्ड, ओके। तो मैं यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है वो चेंज कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे अपडेट कैस्केड कर देता हूँ और डिलीट कैस्केड कर देता हूँ। तो इसका मीनिंग ये है कि जब भी मैं पेरेंट में कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करूँगा या तो इसको चेंजेस करूँगा तो इसके रिलेटेड जो भी वैल्यू होगी ना वो चेंज होगी या तो डिलीट हो जाएगी, ओके। अपडेट कैस्केड ओके बटन पे क्लिक करते हैं, हो गया और जो मैंने चेंजेस किया हो। अब मैं यहाँ पे इसकी जो कंट्री आईडी है वो मैं चेंज करता हूँ। इंडिया की कंट्री आईडी में यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ओके।
और सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो गई। अभी मैं इसका स्टेट आईडी देखता हूँ। ओके, तो स्टेट को मैं फिर से ओपन करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैंने अपडेट किया, ओके, स्टेट आईडी, इस कंट्री आईडी जो इसका था वो 0 था, पहले मैंने 4 किया और जैसे मैंने अपडेट किया तो यहाँ पे बंद करके फिर से खोला तो यहाँ पे आप चेंज हुआ देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 आ गया है। तो इस तरह से जब भी हम रिकॉर्ड भी डिलीट करेंगे तो इसके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में होंगे वो सभी रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम कैस्केड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेट नल। दिस ऑप्शन स्टेट इफ यूजर डिलीट्स और अपडेट द रेफरेंस फील्ड ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड विल होल्ड नल वैल्यू इन द रिलेटेड फील्ड। ओके, इसकी जो वैल्यू होगी वो नल कर देगा, सेट नल है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाल देता हूँ, कोई भी XYZ यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे XYZ ले लेता हूँ, XYZ। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं XYZ के रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड डाल देता हूँ, स्टेट नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। ओके, अब क्या करेंगे हम, ये जो टेबल है ना कंट्री टेबल, उसमें से रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे। या तो यहाँ पे हमको दिखाया गया उसी तरह कि यहाँ पे हम सेट नल करते हैं। दिस ऑप्शन स्टेट इफ यूजर डिलीट और अपडेट द रेफरेंस फील्ड ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड विल होल्ड नल वैल्यू इन द रिलेटेड फील्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं जो इसकी जो रिलेशन जो है इसके अंदर सेट नल कर दे, जो अपडेट करता है तो इसकी वैल्यू सेट नल कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, अभी रिकॉर्ड कंट्री टेबल में अपडेट करता हूँ। सेट नल है, कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कंट्री आईडी है, उसमें अपडेट करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहला तो मैंने जो रिलेशनशिप थी इसके अंदर चेंजेस किया। रिलेशन में यहाँ पे मैंने अपडेट ऑप्शन में क्या किया, सेट नल किया है। ओके, एक ही चेंज किया, डिलीट का नहीं किया है। ओके, तो मैं अपडेट जब भी करूँगा तो इसके रिलेटेड जो चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड होगा वहाँ पे इसके रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होगा वहाँ पे सेट नल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं 0 किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री टेबल में मैंने 0 रिकॉर्ड है। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका जो स्टेट टेबल है इसका भी एक 0 होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे भी आपको एक 0 फील्ड दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे 0 है, कंट्री आईडी 0, यहाँ पे कंट्री आईडी 0 है। मैं इसको अपडेट करता हूँ। ओके, तो कंट्री आईडी यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। कौन सा कर देता हूँ, 5। अपडेट हुआ। अब क्या होगा तो कि मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे स्टेट टेबल को मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ। तो स्टेट टेबल का जो 0 नाम का जो कंट्री आईडी था वहाँ पे सेट नल हो गया, वहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको नहीं दिखेगी। ओके, तो इस तरह से हम सेट नल का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो मैंने आपको आगे के लेक्चर में सिखा दिया कि रिलेशनशिप कैसे देनी है, एडिटिंग रिलेशनशिप। ओके, तो रिलेशनशिप जो है वो कैसे हम एडिट करें, ओके, इसके बारे में दिया गया है। वी कैन डिलीट और एडिट द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश बिटवीन एनी 2 टेबल्स, यानी कि हम कोई भी टेबल के अंदर हमने रिलेशनशिप दी है, ओके, एस्टेब्लिश की है, तो उसको हम डिलीट और एडिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार बता दिया था, दूसरी बार बताता हूँ कि यहाँ पे जब हम लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डार्क लाइन आ जाएगी और इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके डिलीट या तो एडिट जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिलेशनशिप डिलीट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे रिलेशनशिप लगा देता हूँ। ओके, तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, ओके, इन डेटाबेज। डेटाबेज में 3 टाइप के जो रिलेशनशिप होते हैं टेबल के बीच में, 1 to 1, 1 to many, many to many। ओके,
type of relationship among the data of two table is defined based on how many corresponding record can be there in second table corresponding to the first table. ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे डिफाइन किया जाता है कि हम जो हमारा जो फर्स्ट टेबल है, ओके, टेबल में कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे डालते हैं, ओके, और दूसरे टेबल का जो रिकॉर्ड है इसके रिलेटेड होगा तो वो कैसे डालते हैं, वो यहाँ पे मेन के 1-to-1 रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे. एज इट्स नेम सजेस्ट 1-to-1 रिलेशनशिप इंडिकेट that one specific record of a particular table has one and only one corresponding record in the other table of the database. ओके, यानी कि 1-to-1 में क्या होगा तो कि फर्स्ट जो टेबल है और सेकंड जो टेबल है दोनों में देखेंगे तो फर्स्ट जो टेबल है इसके अंदर एक ही रिकॉर्ड होगा और दूसरा जो टेबल है उसमें भी इसके रिलेटेड एक ही रिकॉर्ड होगा. तो 1-to-1 रिलेशनशिप है. तो इसके रिलेटेड जो एग्जांपल हम देखते हैं डे टू डे, हम लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो 1-to-1 रिलेशनशिप इंडिकेट करता है. एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई थिएटर में हम मूवी देखने जाते हैं, ओके, तो इसके अंदर चेयर होती है, तो चेयर और पर्सन है इसके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो कौन सा है, 1-to-1 रिलेशनशिप है. ओके, तो उसी तरह हम कोई भी दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे हम क्लास है, ओके, तो कोई एक क्लास का कोई एक क्लास टीचर एक ही होगा कि क्लास और क्लास टीचर के बिटवीन जो रिलेशनशिप है 1-to-1 रिलेशनशिप है. Observe relationship create in our sample database. The field order ID in the order table is related to the field order ID in the order shipment table. Okay, now only one record corresponding to each order. For example, one would be found in order shipment table. It indicate that 1-to-1 relationship existing between the order and order shipment table. यानी कि हमने जो रिलेशनशिप यहाँ पे दी है वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंडिकेट किया, यहाँ पे n इंडिकेट किया. इसका मीनिंग है 1-to-many रिलेशनशिप है. जहाँ पे भी हम 1-to-1 देखते हैं, ओके, एग्जाम्पल के दौरान समझते हैं यहाँ पे ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर शिपमेंट टेबल है. ओके, जो भी ऑर्डर है इसके रिलेटेड एक ही बार ऑर्डर शिपमेंट होगा तो वो 1-to-1 रिलेशनशिप होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जगह आप 1 लेबल ही देखेंगे, इसको 1-to-1 रिलेशनशिप बोलते हैं. ओके, तो इस तरह से हम टेबल के अंदर 1-to-1 रिलेशनशिप दे सकते हैं. 1-to-many रिलेशनशिप यानी कि कॉमनली वो यूज़ होता है 1-to-many रिलेशनशिप. आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी रिलेशनशिप दी गई है, तो उसके अंदर बहुत सारी जो है इसके अंदर तो 1-to-many है. ओके, मोस्ट ऑफली आप देखते हैं कोई भी टेबल में 1-to-many रिलेशनशिप देखने की मिलेगी. ओके, कॉमन है वो रिलेशनशिप जो है वो. ओके, तो इसमें हम एग्जाम्पल देखें तो जो सब्जेक्ट टीचर है बोलते हैं कि इसके जो स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसमें जो भी रिलेशनशिप मेंटेन होगी वो 1-to-many रिलेशनशिप होगी. एक टीचर होगा और मैनी स्टूडेंट होंगे. ओके, तो इस तरह की रिलेशनशिप जो है, ओके, तो इसको 1-to-many रिलेशनशिप बोला जाता है. मैनी-to-मैनी रिलेशनशिप जिसमें कोई व्यक्ति हो, इसको बहुत सारे ओहदे मिले हुए होते हैं, बहुत सारे ओहदे मिले हुए हैं. एक ओहदा है तो बहुत सारे व्यक्तियों को मिला होता है. ओके, तो इस तरह से कि जो रिलेशनशिप होती है उसको हम मैनी-to-मैनी रिलेशनशिप बोलते हैं. ओके, तो इस तरह से हम रिलेशनशिप के बारे में हमने देख लिया. ओके, फील्ड प्रॉपर्टीज आपको दी गई है. फील्ड प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते. बहुत सारे जो फील्ड प्रॉपर्टीज है यहाँ पे. ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं. तो फील्ड प्रॉपर्टी जो है स्पेसिफाई द फील्ड नेम्स, चूज द प्रॉपर डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन. देयर आर 3 कॉलम्स इन द डेटा सेट. ओके, तो वहाँ पे आपको मिलेगी 3 कॉलम. तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी टेबल बनाते हैं हम, ओके, कोई भी टेबल हम जब भी बनाते हैं तभी क्या होता है तो कि यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के अंदर आपको 3 कॉलम दिखती है.
फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम में हम एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे, प्रॉपर्टीज का नेम लिखेंगे, डेटा टाइप इसके रिलेटेड सिलेक्ट करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके नीचे जब भी हम डेटा टाइप कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो इसके नीचे आपको फील्ड प्रॉपर्टीज, मिडल में आप देख सकते हैं कि फील्ड प्रॉपर्टीज लेबल लिखा हुआ है। इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस है, लेन, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट, एग्जांपल। ओके, दूसरा मैं डेटा टाइप सिलेक्ट करता हूँ तो इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि डेटा टाइप जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो प्रॉपर्टीज जो है वो डेटा टाइप पे डिपेंड करते हैं कितनी प्रॉपर्टीज है। ओके, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द डेटा इज द रॉ मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स नॉन एज इंफॉर्मेशन। It is a universal truth that we can't expect getting best without giving better. Okay, यानी कि यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि जब भी हम बेस्ट कोई चाहते हैं, ओके, तो इसके लिए हमको बेस्ट देना पड़ता है पहले। ओके, जो हम डेटाबेस में जो करेक्ट डालेंगे तो करेक्ट इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। ओके, in other words, we can say that the quality of the output obviously depend upon the quality of input. जैसा भी हम इनपुट डालेंगे वैसे हमको इसकी क्वालिटी वापस मिलेगी, यानी कि आउटपुट में मिलेगी। ओके, इफ वी कैन कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू बीइंग स्टोर्ड एट द टाइम of data entry, then it can be the best practice to control the input data which can generate the correct information. जब भी हम कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के अंदर बोल दे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, तो कभी कभार क्या होता है कि फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम डाल दे, लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम डाल देते, तो वैसा होता है। तो वो मेंटेन करने के लिए या तो कोई मोबाइल नंबर डालना है तो इसकी जगह कोई और इन्फॉर्मेशन डाल देता है। ओके, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डालना है तो वहाँ पे 9 डिजिट या तो 11 डिजिट डालते हैं, वैसा होता है। ओके, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, भाई मोबाइल नंबर है 10 डिजिट ही होना चाहिए। ओके, पिन कोड नंबर है 6 डिजिट ही होना चाहिए। क्लियर। और जब भी हम नेम इनपुट करने के बोलते हैं तो वहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिक जो है उसका यूज़ करेंगे, न्यूमेरिक जो कैरेक्टर इसका यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह के जो भी रिस्ट्रिक्शन हम डाल सकते हैं, ओके, वो डालना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम डेटा इनपुट में कंट्रोल कर सकते हैं और करेक्ट डेटा हम इनपुट ले सकते हैं, तो उसको वैलिडेशन बोलते हैं। ओके, तो इस तरह टाइप का वैलिडेशन होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, फर्स्ट नेम नहीं डालते और लास्ट नेम नहीं डालते, कभी ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है तो ईमेल आईडी नहीं डालते, तो ये सब क्या है, वैलिडेशन करना पड़ता है कि भाई कस्टमर है उसका नेम नहीं डालेगा तो उसको बुलाएंगे कैसे। ओके, उस कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डालेगा तो कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, ईमेल आईडी नहीं डालेगा तो कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके, तो इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन है जो कंपलसरी लेना चाहिए तो वो नहीं देते हैं। ओके, तो इसके लिए कंपलसरी लेने के लिए हमको इसको डेटा वैलिडेशन करना पड़ता है। मोस्ट ऑफली सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होते हैं डेटा जो है वो। ओके, तो इसके लिए हम करेक्ट डेटा जो इनपुट लेने के लिए हमको वैलिडेशन करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे हमको जो है प्रॉपर्टीज़ दी गई है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू में क्या है, तो कि ऑटो वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करता है ऑटोमेटिकली। ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको ऑप्शंस दिया गया है, दो यहाँ पे ऑप्शंस है, यस और नो। ओके, यस जो कर देंगे तो जो इंटीजर वैल्यू होगी ना उसके अंदर आपको वो दिखेगी। ओके, ऑटो वैल्यू यहाँ पे आपको इंटीजर जो भी डेटा होगा उसके अंदर दिखेगी यस और नो। यस करेंगे तो जब भी हम रिकॉर्ड डालेंगे तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली हमारा रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। ओके, हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आता है एंट्री रिक्वायर्ड। ओके, एंट्री रिक्वायर्ड में क्या होता है, आउट ऑफ ऑल द फील्ड इन द डेटाबेस देयर मे बी सम इम्पोर्टेंट फील्ड। ओके, तो वहाँ पे
जो फील्ड कंपलसरी होना चाहिए, ओके, एंटर करना ही चाहिए यूज़र को। तो इसके लिए यहाँ पे सिटी नेम है, सिटी नेम हमको ज़रूरत है बहुत ही, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको एंट्री रिक्वायर्ड यस कर देंगे। तो कंपलसरी यूज़र को ये डेटा डालना ही पड़ेगा, वरना आगे नहीं बढ़ सकता है वो, ओके। तो इस तरह से हम एंट्री रिक्वायर्ड यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेंथ। लेंथ में क्या होता है, वेन एवर वी सिलेक्ट द टेक्स्ट डेटा टाइप फॉर द पर्टिकुलर फील्ड, दिस प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली टेक सम प्री डिफाइंड वैल्यूज लाइक 54 टेक्स्ट डेटा टाइप, ओके। तो जब भी हम टेक्स्ट डेटा टाइप हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं लेंथ कितनी ले लेता है, 50 ले लेता है, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप लिए मगर 1 हो गया है ऑटोमेटिकली, ओके। या तो यहाँ पे हमको जब भी वैल्यू डालेंगे ना सिटी एरिया में, तो 3-4 कैरेक्टर लिखेंगे, तो वहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिलेगी, ओके। वो रिकॉर्ड ऐड नहीं करने देगा, तो एरर आएगा। तो उसी जगह पे हमको लेंथ चेक करनी होगी, और यहाँ पे जो भी लेंथ हम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ओके। 50 है, 100 है, ओके, 500 है, जो भी डालना चाहते हैं लेंथ डाल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मेनी टाइम इट मे हैपन that we want to store some predefined default value automatically in the particular field at the time of entering the new record in the table। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई वैल्यू प्री डिफाइंड डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू की ज़रूरत रहती है। जैसे कि ऑर्डर डिटेल टेबल जो है, इसके अंदर हमको यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है, क्वांटिटी है मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखना है, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 रखूँगा। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, तो यहाँ पे इसके राइट क्लिक करके एडिट करके इसकी जो प्रॉपर्टी है क्वांटिटी की, ओके, इंटीजर में आपको दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन से रखनी है, 0। तो मैं यहाँ पे 0 कर दूँगा और सेव कर दूँगा, ओके। सेव करके बाहर निकल जाता हूँ। जब भी मैं ऑर्डर डिटेल टेबल ओपन करता हूँ, तो क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होगी, 0 दिखेगी, ओके। तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद आपको दिया गया फॉर्मेट। फॉर्मेट में भी वैसा ही होता है। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग द प्रिंटिंग द डेटा दैट वी एंटर इन द फील्ड, ओके। जब भी हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं, कभी डेट है, ओके, तो डेट में हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको दी गई है बहुत सारे जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, ओके। फॉर्मेट में तो बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसे कि फॉर्मेट में नंबर, परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम, ओके। बहुत सारे जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो भी रखना चाहते हैं फॉर्मेट, वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। कोड आता है, ओके। तो यहाँ पे हम जो भी होगा इसके रिलेटेड हम रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट होता है, और शिपमेंट में आई थिंक मैंने डेट रखे हुए है, ओके। शिपमेंट में डेट है, देखो। तो डेट कौन से फॉर्मेट में रखने हैं, DDMMYY फॉर्मेट में रखने हैं, कौन से फॉर्मेट में रखने हैं। तो यहाँ से हम बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, इसमें से कोई ऑप्शन हम रख सकते हैं, ओके। तो इस टाइप का कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, और ओके बटन पे हम क्लिक करते हैं, उसी फॉर्मेट में ही डेट एंटर होगी। बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देख लिया, ओके। तो इतनी प्रॉपर्टीज है वो हमको हेल्पफुल होगी, ओके, जब भी हम डेटा एंटर करेंगे। तो इसके लिए तो यहाँ तक हम रखते हैं, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, क्वेरी के बारे में सीखेंगे, ओके। यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।